सुरक्षित रहो। WHO के दिए गए निर्देशों का पालन बराबर से करो। घर से जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को अच्छी तरह से धोना। जब किसी से मिलना तो गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। डिस्टेंस 6 फुट का बना के रखना। बच्चों, नाक और आंख इसको बार बार हाथ मत लगाना, और जब भी हाथ लगाना साबुन से हाथ को अच्छे से धोना। बाहर जाओगे तो जब किसी वस्तु को हाथ लगाओ तो सैनिटाइज करना अपने हाथ को सैनिटाइजर से। समझे बच्चों? अगर आप इन निर्देशों का पालन करोगे, कोरोना आपसे कोसों दूर रहेगा। अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखो। इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत रहेगी तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बच्चों, अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं ना, तो पढ़ने के पहले ये तो पूछ लो कि आपको क्या याद है। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। प्रश्न बहुत सरल है, उत्तर आपको आता है। नहीं आता तो डरना मत, घबराना मत, उत्तर मैं दूंगी। कोशिश करना, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि मेरा प्रश्न पूरा हो उसके पहले ही आप बोलेंगे टीचर मैं बोलूं, टीचर मैं बोलूं। प्रश्न शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, आपकी मम्मी ने आपको कुछ रुपए दिए और कहा बाजार से आलू, कांदा और गेहूं ले आ। आप दुकान में जाकर आप दुकानदार को क्या कहोगे? 2 आलू दो, 2 कांदा दो, क्या कहोगे बेटा? आप बोलो। नहीं, बोलेंगे 2 किलो आलू दो, 2 किलो कांदा दो। और गेहूं कैसे मांगोगे बच्चों? 10 किलो गेहूं दो, 7 किलो गेहूं दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तुम्हें पता है कि दुकान में जाके क्या बोलना है। दूसरे दिन मम्मी ने आपको दूसरा काम दिया। मम्मी ने कहा जाके दूध ले आ। दूध वाले के पास जाकर बोलोगे 1 गिलास दूध दो, ऐसा कहोगे बेटा? तुम बताओ। नहीं, हम बोलेंगे आधा लीटर दूध दो, 3 लीटर दूध दो। वेरी गुड, 3 लीटर, आधा लीटर, 1/4 लीटर। अच्छा, अब तीसरे दिन मम्मी ने तीसरा काम दिया। मम्मी को तो काम ही देना होता है आपको। तो तीसरा काम ये था कि त्योहार आने वाले हैं बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवाना है। तो कपड़े सिलवाने के लिए, सलवार कमीज सिलाने के लिए कपड़े की जरूरत है। तो कपड़ा जो है वो आप कहाँ जाओगे खरीदने? कपड़े वाले के दुकान में। हाँ, तो कपड़े वाले को जाके क्या बोलोगे? मुझे सलवार कमीज का कपड़ा दो, ऐसा कहोगे बच्चों? नहीं। वेरी गुड, तो क्या बोलोगे? 5 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर का कपड़ा दो। वेरी गुड बच्चों, मैंने आपके उत्तर में 2 चीजें नोट की। मैंने देखा आप एक संख्या बोल रहे हो, 2 किलो, 5 किलो, 7, ऐसा संख्या बोल रहे हो। और उसके साथ पीछे बोल रहे हो किलोमीटर, लीटर, मीटर। बच्चों, ये किलोग्राम, मीटर, लीटर क्या है आप जानते हो? नहीं जानते, फिर भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि आसपास के लोग से सुना है, बचपन से सुना है, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो ये हमें मानना तो नहीं चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए। तो बच्चों, आज हम विज्ञान के जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आज हम लोग विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का अंतर्गत तब सीखेंगे भौतिक राशि। बच्चों, नाम सुन के डरना मत। भौतिक मतलब भूत नहीं होता। और ये
पहले क्या करना है, हमें ये भौतिक का अर्थ समझना है और बाद में राशि का। जब इन दोनों के अलग अलग अर्थ समझ जाएंगे तो फिर इस पूरे शब्द का अर्थ हमें समझ में आएगा बच्चों। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि भौतिकी दिख रहा है। तो बच्चों, भौतिकी या भौतिक यह एक ग्रीक शब्द है। भौतिकी और भौतिक क्या रहे शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति, इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं नेचर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्राकृतिक। बच्चों, प्राकृतिक स्क्रीन में आया कि नहीं आया आपके? प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, ये शब्द आपने सुना है क्या बच्चों? प्राकृतिक वस्तु नहीं सुना है बच्चों? सुना है। छठी कक्षा में पदार्थ और वस्तु के समय पर आप लोग प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तु, ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो प्राकृतिक वस्तु में हवा, पानी, जमीन, वायुमंडल, हमारे आसपास में जो जो वस्तु है वो सारी वस्तुएं हमारा नेचर है, हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। बच्चों, प्रकृति के मूलभूत नियमों को भौतिकी या भौतिक कहा जाता है। प्रकृति के जो मूलभूत नियम होते हैं ना, उसी को भौतिक कहते हैं। बच्चों, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जिस शाखा में सजीवों का, मनुष्य का, प्राणियों का, वनस्पति, तो उसे हम लोग कहते हैं जीव शास्त्र या जीव विज्ञान। ठीक उसी प्रकार जिस संगीता मैडम आपका इमेज प्रकृति के मूलभूत नियमों का अभ्यास या अध्ययन हम करते हैं, उसे ही कहते हैं भौतिकी, फिजिक्स। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार नमक, शक्कर और अन्य केमिकल का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। ठीक है बच्चों? अब जरा देखो मैडम, मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए। पीपीटी के द्वारा लैंडस्केप में रखिए मोबाइल को। हेलो सर जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, अभी बराबर है। लैंडस्केप, अच्छा। हाँ ऐसा रखिए फोन, नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो आपका जो इमेज है ना, हाँ जी, वो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हाँ ये बराबर है, अभी बराबर है। अभी मैं सर जी ना पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ओके, तो बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा विज्ञान नहीं होता है, लेकिन घर की भाषा होती है। जैसे अभी पहले प्रश्न था हमारा अनाज और सब्जी के बारे में, जाकर आपने बोला 5 किलो 6 किलो। बच्चों, द्रव्य है आपका आलू, कांदा, और 5 जो है वो उसका मान है, संख्यात्मक मान है। तो 3 को कहा जाता है, हम तो बोलते हैं वजन 2, पर वो है द्रव्यमान। बच्चों, द्रव्यमान में देखा ना आपने चित्र में, एक औरत फ्रूट खरीद रही है, देखा? अब देखिए बच्चों, ये क्या है? थर्मामीटर। क्या है? देखो चित्र में थर्मामीटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? हाँ, डॉक्टर करता है। डॉक्टर, बराबर, डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से। देखो बच्चों, एक दूसरा थर्मामीटर भी दिखा रही हूँ, है ना? वो देखो बाजू में, वो आपने नहीं देखा है, बड़ी क्लास में जब प्रयोग किए जाते ना तब, पर ये नीचे के दोनों थर्मामीटर आपने देखा है।
इसका उपयोग क्यों करते हैं बताओ डॉक्टर? हाँ बराबर बच्चों, बिल्कुल सही। आपका बुखार मापने के लिए। पानी ठंडा है गर्म है ये जानने के लिए बच्चों। तो इसको हम लोग तो बोलते हैं गर्म है ठंडा है, पर रियल में ये है तापमान। ठीक है। अब बच्चों ये देखो, एक चित्र देखो। ये चित्र में कुछ गोले गोले हैं। ठीक है। दूसरा भी देखो और तीसरा भी देखो। अंतर क्या दिख रहा है कि ये गोले गोले एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके हैं पहले में, और दूसरे में थोड़ा दूर दूर है, और तीसरे में तो बहुत। आपका आवाज म्यूट हो गया मैडम। अंजलि मैडम, क्या नाम है? संगीता मैडम, आपका आवाज म्यूट हो गया है। और जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं चित्रकला इतनी तो अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो गैस है बच्चों। सुनाई दे रहा है क्या मैं बोल रही हूँ? हाँ हेलो। सुनाई दे रहा है मैडम। अभी बीच में म्यूट हो गया था। ओके। अच्छा बच्चों, अब अगला चित्र देखिए। अगला चित्र में कुछ ग्लास दिखाई दे रहा है। हाँ वेरी गुड बच्चों, देखा ना? देखिए पानी में कुछ चीजें ऊपर है, कुछ चीजें नीचे है। तो हम तो यही बोलते हैं तैर रही है, डूब गई है। हम तो घर की भाषा में यही शब्द वापरते। क्यों? तो ये हमें ज्ञात होता है घनत्व से बच्चों, घनत्व से। अब बच्चों देखो ये चित्र। अब ये कौन सा चित्र आया? अरे हाँ, ये चित्र में क्या दिख रहा है? एक लड़का जो है वो नाव चला रहा है, दूसरा स्पंज से दबा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे चित्र हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस लड़के को नाव चलाने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? घर की भाषा में, हाँ वेरी गुड बच्चा, बोलो बोलो, डरो नहीं। ताकत, ताकत लगा रहा है। ये हमारे घर की भाषा है, लेकिन विज्ञान उसे बल कहता है बच्चों। जब नाव चलानी होती है ना, तब भी ताकत लगानी पड़ती है, और जब नाव रोकनी होती है तब भी। तो बच्चों ये बल है। अब अगला चित्र देखो बच्चों। अगला चित्र आया, क्या है देखो बच्चों। ये भी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है ना? ये सब जो है वो काम कर रहे हैं। एक लकड़ी उठा कर लेके जाने का काम कर रहा है, लड़की बैग उठाने का काम कर रही है। ये सब कार्य है बच्चों, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, और कार्य होने पर उसकी जगह बदल रही है। बच्चों जाने अनजाने में दैनिक जीवन में हम लोग इन राशियों का उपयोग करते हैं। ये भौतिक राशियां हैं, इनका उपयोग करते हैं। देखिए, इन राशियों का परिमाण व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक है मान, और दूसरा है इकाई। इकाई मतलब यूनिट, और मान का मतलब हुआ वैल्यू। जैसे 5 kg, 5 तो हो गया मान, संख्यात्मक मान बच्चों। और इकाई आपने बोला किलोग्राम। यहाँ पर समझ में आया? समझ में आया ना बच्चों? तो अब हम इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। परिभाषा मैंने मेरे शब्दों में दी है, सरल है, समझिए। किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, उसके मापन के लिए, उसके परिमाण को निश्चित करने वाले जिन पदों का उपयोग हम करते हैं, उसे ही हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे बच्चों कपड़ा, कपड़ा मापने के लिए आपने एक इकाई का उपयोग किया, एक मान का उपयोग किया, परिमाण का, है ना बच्चों? तो वो पद जो कहलाया, वो कहलाया लंबाई, कपड़े की लंबाई। वजन, वजन आप जब अनाज खरीद के लाए तो आपने वो पद क्या है आपको नहीं पता था, आप बोले 10 किलो गेहूं। तो बच्चों
ये 10 किलो गेहूं, 5, 10 ये अंक है संख्यात्मक और आगे है किलोग्राम इकाई, तो ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान समझ में आया बच्चों? तो अब आगे हम चल रहे हैं, हम देखते हैं भौतिक राशि। बच्चों भौतिक राशि में हम लोग ने देखा संख्यात्मक मान और इकाई दोनों का होना जरूरी है। तो फिर ये 2 प्रकार की क्यों होती है? ये भी तो एक टेंशन वाला प्रश्न है, पर आगे जब आप देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि ये दोनों ही प्रकार तो आप जानते हो। आइए देखते हैं पहला है अदिश राशि। अदिश राशि बच्चों, अदिश अ मतलब नहीं है, दिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा नहीं है तो क्या है? तो है संख्यात्मक मान और इकाई। इसका मतलब है परिमाण, मैग्नीट्यूड। उस राशि का मैग्नीट्यूड हमारे पास है बच्चों। जैसे राशि है लंबाई, कपड़े मापने की है ना लंबाई। हाँ बच्चों, हमारी लंबाई भी तो हम लोग वैसे ही मापते हैं, बराबर है। तो उसमें मैंने कहा कि सविता 5 फुट लंबी है। 5 बताया, फुट बताया, लेकिन दिशा तो नहीं बताई। बताई क्या मैंने? 5 फुट उत्तर की दिशा में लंबी है, नहीं बताई बच्चों। अगला देखो चौड़ाई। चौड़ा, ये डब्बा 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, दिशा नहीं बताई है। उत्तर की दिशा में चौड़ा है, पूरब की दिशा में चौड़ा है, नहीं बताई ना बच्चों। और अगला राशि देखते हैं क्षेत्रफल। जब लंबाई और चौड़ाई में दिशा नहीं तो बच्चों क्षेत्रफल तो इसका गुणनफल है, बराबर है ना। क्षेत्रफल बराबर होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो फिर इसमें भी दिशा नहीं होती है। इसके पहले हम लोग ने द्रव्यमान शब्द का उपयोग किया, तो द्रव्यमान 5 किलो, 6 किलो, ये 6 किलो आलू, 5 किलो आलू, दिशा तो नहीं बताई जा रही है। बताई जा रही है क्या? नहीं। तापमान, अभी तापमान डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, लेकिन दिशा नहीं है। इसी प्रकार बच्चों घनत्व, समय की अवधि, कार्य आदि सभी में संख्यात्मक मान है, इकाई है, परंतु दिशा नहीं है। अदिश राशि समझ में आ गई बेटा? तो अब चलते हैं सदिश। नाम से ही पता चल रहा है सदिश। अदिश एक बार जब समझ में आ जाती है तो अदिश को समझना किसी की जरूरत नहीं है, टीचर की भी नहीं, आप खुद समझ सकते हो। फिर भी मैं समझा रही हूँ बच्चों। सदिश, पहले तो नाम से देखिए, स मतलब है, दिश मतलब दिशा। वह राशि जिसमें दिशा है। खाली दिशा है नहीं, क्योंकि ये भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि में 2 चीज का होना तो जरूरी है। एक है मान और दूसरा है इकाई। इन दोनों के साथ साथ बच्चों इसमें दिशा भी होती है। तो सदिश राशि को हम लोग बोल सकते हैं परिमाण के साथ इसमें दिशा पाई जाती है। बच्चों इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जरा देखिए, 5 कदम उत्तर। 5 कदम, कदम बच्चों पुराने समय में ये इकाई के रूप में वापरी जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी। 5 है संख्यात्मक और कदम है इकाई। आगे लिखा है उत्तर, मतलब इसको हम वाक्य रूप में दे सकते हैं 5 कदम उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर। ये दिशा दर्शा रहा है। समझ में आया बच्चों? देखिए दूसरा उदाहरण दिया है 750 मीटर आगे। इसके लिए एक वाक्य बना देती हूँ। रोहिणी का घर सुनीता के घर से 750 मीटर आगे है। आगे भी दिशा है, ये आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। ठीक है बच्चों? अब तीसरा उदाहरण थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दिशा नहीं है। चलो आओ देखते हैं, जब इसे सदिश में दिया है तो दिशा है कि नहीं। बच्चों 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दिल्ली, मतलब कोई गाड़ी है, वो चलकर जा रही है गाड़ी, उसका वेग है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और वो गाड़ी जा रही है दिल्ली। बच्चों दिशा कहाँ है? इसमें दिशा नहीं है ना बच्चों, तुम बताओ दिशा है? नहीं। लेकिन है बच्चों, दिशा तो है। सब वाक्य वापस से पढ़ो वाक्य को, दिल्ली। अच्छा अब आप मुझे बताओ दिल्ली कहाँ आता है? उत्तर की ओर। उत्तर दिशा में। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा, उत्तर दिशा में। देखो बच्चों इसका मतलब इस उदाहरण में दिशा है, दिशा भी है, मान भी है और इकाई भी है, मतलब परिमाण है। तो ये हो गई सदिश राशि। ठीक है बच्चों, अब आपको सीखना तो क्या है बच्चों, आपको सब आता है, मैं तो खाली एक रिवाइज कर रही हूँ। ये भौतिक जो है वो हमारे जीवन का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान पदार्थ, वस्तु के अंदर, वस्तु और पदार्थ ये दोनों का अंतर समझते हो बच्चों? वस्तु क्या होती है और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो होता है वो प्राकृतिक है, परंतु वस्तु प्राकृतिक नहीं है, उसे मानव ने निर्मित किया है। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, लकड़ी वृक्ष से मिली है ना? हाँ, और जो टेबल, कुर्सी, अलमारी बनी है वो सब वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई? पदार्थ में समाविष्ट, देखिए मैंने परिभाषा लिखी है, बहुत इजी वे में लिखी है। पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों हर किसी में ये गुण होता है कि वो जड़ करके बैठा रहता, अपनी जगह बदलना नहीं चाहता, प्रकृति के नियम का विरोध करना चाहता है। जैसे मैं बैठी हूँ और मम्मी मुझे कहती है जा जरा एक गिलास पानी ले आ। मम्मी तू जाना, मुझे कंटाला आ रहा है। कंटाला क्या आ रहा है बच्चों? जड़ गए हैं वो तो मम्मी कहती है तू जड़ गई है क्या, जमीन से उठ नहीं सकती, कहती है ना? तुम्हारी मम्मी कहती है बच्चों, मैं बोलती हूँ मेरे बच्चे को, तो आप भी जरूर बोलते होंगे, है ना? आपकी मम्मी भी बोलती है ना, छुपाओ मत बोलो। ठीक है बच्चा, देखो दूसरा उदाहरण, एक बहुत बड़ा पत्थर है, मान लो 100-150 किलो का है ना, उसको हटाना है, बहुत मेहनत करती है बच्चों, उसमें जड़ता होती है। जड़ता जो होती है ना बच्चों, वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जड़ता जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, जड़ता भी उतनी ज्यादा होगी। 10 किलो का डब्बा उठाने में उतना आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती है जितना 100 किलो का उठाने में लगती है। 15 और 20 किलो वाला बच्चा फटाक से उठ जाता है, बैठ जाता है, वहीं पर हम 80-90 किलो वाले जड़ जाते हैं। बच्चों हंसना मत, बराबर है, उदाहरण सही है आपके लिए। अच्छा बच्चों, तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, जड़ता भी उतनी अधिक होगी, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान 5 किलो, इसमें दिशा नहीं है। है क्या दिशा? नहीं है, हम लोग ने आगे देखा ना बच्चों। तो द्रव्यमान को अदिश राशि कहते हैं बच्चों। और चूंकि मैं इसमें आज आपको मापन के बारे में कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपको इसकी इकाई मालूम पड़ गई है। आप बार बार बोल रहे हैं ना 5 किलो 10 किलो, तो मैं बोल देती हूँ कि CGS प्रणाली में, ये प्रणाली के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब जब ये आपको पता है तो मैं बता देती हूँ कि ग्राम है और MKS प्रणाली में इसे किलोग्राम से दर्शाया जाता है बच्चों। आगे चलते हैं, आइए। अब आती है अब बारी आ गई है भार की।
बच्चों चित्र देखो, चित्र चित्र कौन सा दिख रहा है? अरे ये लड़का तो बॉल से खेल रहा है, ये लड़का बॉल नीचे डाल रहा है। अच्छा ठीक है, नीचे गिर गया। आपने देखा है ना, आप भी तो बॉल से खेलते हो, आप बॉल ऊपर फेंकते हो, तो क्या वो बॉल आकाश की तरफ रह जाता है क्या? नहीं नहीं बच्चों, वो बॉल नीचे आ जाता है। दूसरा उदाहरण देखो चित्र में। दूसरा उदाहरण में आपको दिख रहा है एक वृक्ष से फल नीचे गिर रहा है। ये फल नीचे क्यों गिर रहा है? ऊपर क्यों नहीं जाता? ऊपर चला जाए ना, लेकिन नहीं, वो तो नीचे ही आ रहा है। इसके पीछे एक कारण है, आप लोग को पता है क्या? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। बच्चों क्या होता है ना, पृथ्वी के पास अपना एक आकर्षण बल होता है, अपनी ओर खींचने वाला गुण जिसको बोलते हैं ना, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये क्या करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, कोई भी वस्तु अगर उसके विपरीत दिशा में जा रही होती है तो वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। तो देखें, भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे कहते हैं पिंड का भार। अरे बच्चों मुझे बात याद आ रही है कि अपन मनपा वाले बृहन मुंबई की जो स्कूल की पिकनिक गई थी, तो नेहरू साइंस सेंटर गई थी और मनपा के बनमाला टैंक गई थी, विज्ञान कुतूहल भवन। तो वहां पर हम लोग ने बहुत मस्ती की थी। वहां पर एक ऐसा कमरा था जहां पर अलग अलग ग्रह थे। याद आया ना बच्चों? हाँ, तो हम लोग ने वहां पर देखा था, पृथ्वी पर जब खड़े हुए थे तो हमारा वजन बहुत ज्यादा आया था, और जब चंद्रमा पर खड़े हुए तो हमारा वजन नहीं के बराबर आया। याद है ना? तो बच्चों आप लोग ने तो पिक्चर भी देखी है, कई पिक्चरों में हमको दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन उड़ रहे हैं। वो कौन सी एक पिक्चर आई थी, तारे जमीन के, उसमें वो बच्चों को सब अक्षर भी ऐसे उड़ते उड़ते दिखाई देते थे। याद है ना बच्चों? वो पिक्चर तो कई बार टीवी पर आ गई है और सब बच्चों को पसंद भी बहुत है। वो देखा था? तो क्या कारण होगा इसका? क्या होता है बच्चों? पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अभी आपको मैं बता रही हूँ वो कितना है, लेकिन उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। 9.8। ठीक है? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है लेकिन नहीं के बराबर। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के बराबर है तो वो हमें कैसे खींचेगा, हमें कैसे खड़ा रख पाएगा? वो हमें खड़ा रख ही नहीं पाता, इसीलिए हम सब उड़ते हैं। पृथ्वी में तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से पृथ्वी हमें अपने केंद्र की ओर खींच कर रखती है, और इसीलिए हम जमीन पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ते नहीं हैं। अगर ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता ना बच्चों, तो समझ लो हम उड़ते ही रहते। ठीक है? और वजन तो कितना कम हो जाता हमारा। हमसे जब कोई वजन पूछता है ना तो हमको शर्म आती है बोलने को। 60 किलो, 50 किलो। बच्चों है ना, बोलने में शर्म आती है ना? हाँ मुझे भी आती है बाबा। वो हम लोग का द्रव्यमान जो हम होता है, आप क्या समझेंगे? द्रव्यमान और भार दोनों एक ही तो है? नहीं बच्चों, द्रव्यमान अलग है, भार अलग है। द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है। 5 किलो मतलब 5 किलो। उस वस्तु को आपने बंबई में मापा तो भी 5 किलो, दिल्ली में मापा तो भी 5 किलो, अमेरिका में मापा तो भी 5 किलो। लेकिन भार जो है ना बच्चों, वो जगह के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग जगहों पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग हो जाता है। बच्चों इकाई की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि सिखाया नहीं गया है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या है ना,
हम लोग थोड़ा बार बार पढ़ पढ़ के अरे बाप रे बहुत थक से गए। थके कि नहीं? हाँ हाँ थक गए, मैं भी थक गई हूँ। चलो बच्चों चित्र देखते हैं। चित्र देखने से हम लोग फ्रेश हो जाएंगे, है ना। चित्र बहुत अच्छा लगता है अपने को। देखो पहला चित्र है, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, बोल सकते हैं, बराबर है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये गोला छोटा है, ये गोला बड़ा है। ऐसा भी बोल सकते हैं ये लड्डू छोटा है, ये लड्डू बड़ा है। ये डंडा मोटा है, ये डंडा पतला है ना बच्चों? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते। मेरी थाली में कम खाना है, उसकी थाली में ज्यादा खाना है। बच्चों जाने अनजाने में ही कम ज्यादा छोटा बड़ा ये शब्द आपके मुंह से निकलता ही है। और बच्चों एक उदाहरण आपको है ना, मैं क्या बोलती हूँ, घर में ये कृति करो। अपन स्कूल में होते ना तो स्कूल में ये कृति करते। आपको पता है आपके सभी बाकड़ों का साइज एक ही है जिसमें आप लिखते हो ना। अच्छा तो क्या करने का बच्चों, अपने सब बच्चे लोग अपने अपने बाकड़े को माप कर मुझे बताओ कि कितना है। तो मैं देखती हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा आकर मुझे बताता है टीचर मेरा बाकड़ा जो है ना वो 10 बित्ते का है, 10 बित्ते का है। उसने ऐसा बोला मुझे। दूसरे ने बोला 7 बित्ता, तीसरे ने बोला 5 बित्ता। बच्चों इससे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। बाकड़ा वही और उसकी लंबाई अलग अलग, नहीं क्या? ऐसे में ये बित्ता जो इकाई थी वो सही है क्या बच्चों? देखो बच्चों एक बच्चा स्कूल आता है, एक सेम जगह से, एक ही समझ लो एक ही घर से दो बच्चे निकलते हैं। एक पहली क्लास का बच्चा और एक 7वीं क्लास का बच्चा। 7वीं क्लास के बच्चे से पूछा मैंने कि तुम कितने कदम में स्कूल पहुंचे, तो उसने मुझे बताया 20 कदम। छोटे बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुझे स्कूल आने में कितना टाइम, कितना कदम लगा, तो उसने बोला 40। बच्चों फिर लड़ाई की बात है, वो बोलेगा मैं बहुत ज्यादा चला, ये बोलेगा कम, जबकि दूरी तो क्या थी, समान ही थी, है ना। तो मुझे क्या लगता है बच्चों, ये जो हमारे हैं, पहले के जमाने में समय कहाँ, घड़ी नहीं हुआ करती थी। आप अपने दादा दादी से पूछो, घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे सूरज की स्थिति, सूरज कहाँ है उसको देख के टाइम बताते थे। तो वो जो टाइम बताते थे ना बच्चों, वो सही हो ऐसा हम लोग नहीं बोल, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि वो समय गलत बताते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हमसे कोई टाइम पूछे ना तो हम एक्यूरेट बिल्कुल सही सटीक टाइम बताते हैं, 12:03। उस समय के लोग नहीं बता सकते थे क्योंकि बच्चों उस समय ये राशि का मापन ही नहीं था बच्चों। इसलिए मुझे क्या लगता है कि ये जो हम लोग बित्ता, 2 हाथ की दूरी, 2 कदम, छोटा बड़ा, ये जो इकाइयों का उपयोग करते थे ना वो सही इकाई नहीं थी, ये आपस में मतभेद उत्पन्न करने वाली इकाइयां। इस मतभेद को अलग करने के लिए बच्चों क्या हुआ पता है, राष्ट्र मापन, हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट में क्या क्या होना चाहिए ये हम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। हाँ, तो मापन जो है इसके लिए हमको सबसे पहले तो राशि का पता होना चाहिए। राशि मतलब जिसका मापन करना है, जैसे उदाहरण के लिए कपड़े का मापन करना है, बराबर है। अब मैं दुकान में, पहले जब मापन की इकाई नहीं थी बच्चों तो बहुत घपला होता था, दुकानदार लोग बड़ा लूट करे हुए थे। मान लीजिए मैं 1 मीटर कपड़ा लेकर आई, दुकानदार बहुत दिलदार था बच्चों, उसने मुझे कपड़ा दिया, वो कपड़ा 1 मीटर था। फिर दूसरा मैंने किसी को भेजा तो मैंने देखा वो कपड़े की लंबाई कम थी, पर वो बोल रही है कि 1 मीटर है, मैं बोल रही हूँ मेरा 1 मीटर है, वो बोल रही है मेरा 1 मीटर है। दुकानदार बोलता है हमारा तो 1 मीटर यही होता है, क्योंकि उस समय निश्चित की गई
स्वीकृत की गई, अंक नहीं दिया गया था। बच्चों अब क्या हो गया है, स्वीकृत है, निश्चित है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो दुकानदार आपको ठग भी नहीं सकेगा। आप दुकानदार को जब बोलोगे 1 मीटर दे और वो 90 सेंटीमीटर का मापन करेगा ना, आप चिल्ला दोगे, लड़ दोगे, मार दोगे, है कि नहीं? हमारा पैसा हम क्यों वेस्ट करेंगे बच्चों? सही बोली ना? हाँ सही बोली। तो आप बराबर मापन के समय ध्यान रखेंगे, हाँ बराबर है 1 मीटर है ना? तो हम इस चित्र में देखते हैं, राशि कपड़ा हो गया, संख्यात्मक मान 2 मीटर, 1 मीटर, और मात्रक, मात्रक मतलब इकाई, है ना बच्चों? तो राशि लंबाई है कपड़े की, कपड़े को मापना है ना। संख्यात्मक मान अचर होना चाहिए बच्चों। अचर का मतलब समझते हो? अचर 1 2 3 4 5 6 ऐसे असंख्य, ये अचर है जिसका मान दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ तो बदलता नहीं है। समझ में आया बच्चों? और इकाई तो आपको पता ही है, मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग राशियों की मापन व मापन की इकाइयां आज नहीं पढ़ने वाले हैं। आज खाली हम लोग देख रहे हैं मापन के लिए क्या चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी परिभाषा बनाई है, लगता है मुझे कि सरल है, पर आप देखिए, निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना ही मापन है। जब 1 मीटर का अर्थ नहीं मालूम था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो दुकानदार हमको ठग सकते थे, पर अब कोई दुकानदार हमको ठग नहीं सकता है बच्चों। बच्चों यहीं पर मैं अपना विराम लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग अलग अलग भौतिक राशियों के मापन और मापन की इकाइयां देखने वाले हैं। परंतु बच्चों आज हमने क्या पढ़ा वो तो हम रिवाइज कर ले, वरना मालूम पड़ा टीचर ने तो पढ़ाया पर बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। चलो बच्चों, तो अब हम लोग इस पीपीटी के द्वारा देखते हैं कि हमने आज क्या देखा। सबसे पहले हम लोग ने भौतिक राशियां देखी, उसमें हमने भौतिक और राशि दोनों का अलग अर्थ बताया। उसके बाद हमने देखा भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, सदिश, सदिश और अदिश। हमने दोनों राशियों का परिभाषा आपको बताई। उसके बाद हमने आपको सदिश राशि का उदाहरण बताया, अदिश राशि का उदाहरण बताया। ठीक है ना बच्चों? चलो अब आगे चलो बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा द्रव्यमान और भार। बच्चों हमने द्रव्यमान की परिभाषा बताई, द्रव्यमान में जड़ता बताई। ठीक उसी प्रकार हमने भार की परिभाषा बताई, है ना बच्चों? और भार जो है वो किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य करता है वो हमने देखा। बच्चों ये देखो, इसके बाद हमने राशि का यूनिट बताया था, बराबर है? अब आगे चलो, आगे हमने देखा मापन। बच्चों हमने चित्र के द्वारा मापन देखा। मापन में हमने देखा कि मापन के लिए कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है, और उसके बाद हमने मापन की इकाई देखी। ठीक है बच्चों? तो हमने भौतिक राशियों का मापन के अंतर्गत भौतिक राशि को बहुत अच्छे से समझा है बच्चों। अब घर काम तो देना नहीं है, तो एक छोटी सी कृति जो मैंने आपको बोली है कि अपने घर में जो अलमारी है उसको 2 जन मिलकर मापो। पहले मम्मी से बोलो कि मापो और उसके बाद खुद मापो। देखो दिखते कैसे? मम्मी और आपके में कुछ समानता आती है क्या? नहीं, तो फिर मेजर पट्टी से मापना।
ठीक है बच्चों, चलो आज आप बहुत थक गए हो, अगला लेसन हम लोग कर लेंगे। बाय बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैडम।